गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एसवी सुनारा, टीजीटी सोशल स्टडी, केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल वर्षा से मैं आपके सामने क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फेडरलिज्म, हिंदी में संघवाद कहते हैं। आज की डेट में देखा जाए तो पूरे विश्व में 92 कंट्री फेडरल गवर्नमेंट है। इनमें से 40% पीपल ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो फेडरलिज्म की चर्चा करने से पहले ये बता दूं कि ये चैप्टर क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म से पहले पावर शेयरिंग से मिलता जुलता है। पावर शेयरिंग में श्रीलंका और बेल्जियम से बात हो गई है। श्रीलंका में मेजोरिटी बेसिस पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, जबकि बेल्जियम में बहुत सारी चीजें वहां के लोगों के साथ मिलजुल कर बनाई गई, इसलिए वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जबकि श्रीलंका में उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज का सबसे बड़ा टॉपिक है फेडरलिज्म। व्हाट इज द फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। उसका अर्थ होता है कि जो संघवाद है, इसमें गवर्नमेंट में जो पावर होता है केंद्र के द्वारा विभिन्न संस्थाओं को, जैसे कि राज्य और स्थानीय इकाइयों, इन सभी को पावर का विभाजन होता है। यूजुअली ये फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री that is usually responsible for a few subjects of common national interest के बारे में देखा जाए राष्ट्र की विचारधारा पर होता है। यहाँ सबसे पहली बात करें कि हम लोग जो फेडरलिज्म है, ये फेडरलिज्म और यूनिटी गवर्नमेंट दोनों में जानना बहुत जरूरी है। What is the difference of between unitary and federal government? तो पहला पॉइंट कहते हैं कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट में 2 और मोर लेवल पर गवर्नमेंट होती है। दूसरा पॉइंट है पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। थर्ड इज डिफरेंट इज लेवल एंजॉय द पावर द इंडिपेंडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका एग्जाम्पल है फेडरलिज्म गवर्नमेंट का इंडिया है, स्पेन है। ये फेडरलिज्म गवर्नमेंट का मूल रूप से उदाहरण है। जबकि यूनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि वहां 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सिंगल। दूसरा पॉइंट, नो डिवीजन ऑफ द पावर, पावर का विभाजन नहीं होता। थर्ड है सब यूनिट भी वहां कोई मायने नहीं है। उसका उदाहरण के रूप में देखा जाए यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये मुख्य रूप से कंट्री ये यूनिटरी गवर्नमेंट के रूप में है। हाँ, क्यों फीचर ऑफ द फेडरलिज्म गवर्नमेंट? पहला पॉइंट कि 2 और मोर लेवल पर गवर्नमेंट, ये संघवाद की मुख्य विशेषता है। क्यों फीचर ऑफ द फेडरलिज्म गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट? पहला पॉइंट, 2 और मोर लेवल पर गवर्नमेंट, इट मीन्स कहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय गवर्नमेंट, ये पावर का विभाजन होता है, लेवल पर गवर्नमेंट होती है। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि ईच लेवल हैज टू ओवन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफाइड मैटर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, टैक्सेशन एक्सेट्रा। जो लेजिस्लेटिव कार्यपालिकाएं होती है, टैक्सेशन वाला है, आय वाला, ये सेपरेशन होता है।
Third point, the jurisdiction of the power respective level of tier government are specified in the constitution, so the extension and authority of the each tier of the government is constitutionally guaranteed. यहाँ मतलब और भी एक है कि jurisdiction specified in the constitution. नेक्स्ट है ड्यूल ऑब्जेक्टिव इट मीन्स रीजनल डाइवर्सिटी के बारे में. स्पेसिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम, कहते हैं कि स्पेसिफाइड मतलब कहां से इनकम का स्रोत है, आय का स्रोत है, वो मुख्य रूप से. स्पेसिफिकेशन ऑफ द जुरिडिक्शन भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है. सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट इज फाइनेंशियली ऑटोनॉमी है. What makes India's federal government, या फेडरल कंट्री की बात है. The Constitution declare India as a union of the state. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of the federalism. The Constitution originally provided for a two-tier system of the government, union government, state government. तो यहाँ मतलब ध्यान दीजिए कि 3 लेवल की बात चल रही है सब जगह, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्थानीय इकाई. यहाँ मतलब ध्यान दीजिए कि जो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. फिर यहाँ यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट और 4 ही जुडिशरी पावर. ये 4 प्रकार की मतलब फोल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. पहला मतलब यूनियन लिस्ट जिसका सब्जेक्ट 97 सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी एक्सेट्रा. ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर पावर होता है, वो उस पर डिसीजन तय करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मतलब सुधार करना क्या नहीं करना वो उनके पाले में है. दूसरा स्टेट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट 66 है. कंटेंट सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस सच एज द पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बनाते हैं. कॉन्क्रीट लिस्ट इट मीन्स समवर्ती सूची, सब्जेक्ट 47 है, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड एक्सेट्रा. वेल स्टेट गवर्नमेंट कैन मार्क ए लॉ, कोई भी मतलब कहते हैं इंडियन समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी स्टेट गवर्नमेंट उसमें मेक ए लॉ करती है. दिस शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द जुडिशरी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द overseeing the implementation of the constitutional provision and producer in case of any dispute about the division of power. The High Court and Supreme Court make a decision. भारत में आज की डेट में देखा जाए तो करीब 29 स्टेट और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं. तो केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन होता है वहां जुडिशरी पावर का यूज होता है. तो यूनियन गवर्नमेंट जो बाकी बच जाता है सब्जेक्ट पर वो कानून बनाते हैं. उस प्रकार का जो पावर होता है उसे जुडिशरी पावर के नाम से जाना जाता है. भाषा की स्टेट की बात करें
भाषा की स्टेट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हु स्पीक द सम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। जो व्यक्ति कौन सी भाषा बोलेगा, कौन से स्टेट में रहता है, उसी पर डिपेंड होता है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट द रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेसिस ऑन द कल्चर, एथिक्सिटी एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन भाषा के आधार पर तय किया जाता है। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि यहां मतलब एथिक्सिटी मतलब यहाँ ज्योग्राफिक, दिस इंक्लूडिंग टू स्टेट इज नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें, भाषाई प्रक्रिया की बात करें, नीति करें भाषा की। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। आज बोला जाता है कि उत्तर भारत के बहुत सारे एरिया है जहां हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन फिर भी हमने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं घोषित की, क्योंकि आज के देश में देखा जाए कि पूरे देश में 21 भाषाएं बोली जाती जो रिकॉग्नाइज है, जो पार्लियामेंट में भी यूज होती है। और आज मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया है। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्राधान्य दिया है। सेंटर स्टेट रिलेशन, रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रांगली प्रैक्टिस। ये एक कहते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट का अर्थ क्या है, कि कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं कि जब मतलब लोकसभा में बहुमत नहीं मिलती किसी भी दल को, तब वह जो मेजोरिटी ग्रुप वाले पार्टी होती है, इनकी संख्या बल 2/3 बहुमत से कम होती है। उस समय दूसरी पार्टी उनको सपोर्ट देकर एक सरकार की रचना करे, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कॉल्ड इज ए कोलिशन गवर्नमेंट। ये कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा में इन्होंने सरकार बनाई थी, जिसे यूपीए गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। आज जो सरकार चल रही है वो भी कोलिशन गवर्नमेंट जैसी उनकी मेजोरिटी है, लेकिन फिर भी कई देशों ने मतलब कई राज्यों कई मिनिस्टरों ने, कई पार्टी के दल के अधिक लोगों ने, सदस्य ने मतलब सपोर्ट किया है। आप ये चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि जिस समय कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, इंदिरा गांधी का चित्र है, बहुत सारे नेता लोग लाइन में खड़े हैं। हाथ में आपको ऐसा लगता है कि ये एक कटोरा है, तो ये कटोरा लेकर लाइन में इसलिए खड़े हैं कि इनको अधिक से अधिक पावर की जरूरत है। ये केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि मुझे अधिक से अधिक पावर दिया जाए। दूसरा पॉइंट, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब देखा जाए तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का मतलब चित्र दिखाया है। इसमें भी कोलिशन गवर्नमेंट इट मीन्स कहते हैं कि सभी पार्टियां मिलकर सरकार बना रही है। ये भी एक मतलब है। लेजिस्लेचर के आधार पर मतलब डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करें, शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, लैंग्वेज इज प्रिपरेशन ऑफ द स्पीकर परसेंटेज, असमिया 1.6, बांग्ला 8.3, बोडो 0.1, डोगरी 0.2, गुजराती 4.9, हिंदी 40.2, कन्नड़ा 3.9, कश्मीरी 9.5, कोंकणी 0.2, मैथिली 0.9, मलयालम 3.6, मणिपुरी 0.2। सभी भाषाएं हैं, सभी भाषा को परसेंटेज के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हमारे देश में आज की डेट में देखा जाए तो सेंट्रल रिलायंसिज्म का अर्थ होता है कि विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की बात करें कि यहां मतलब अधिकतर देखा जाए जो पावर शेयरिंग में जरूरत है, जैसे डिसेंट्रलाइज मतलब इट मीन्स लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव, जहां ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के 3 स्तर हैं, पंचायत ही राज है, वीडियो है,
इसके अलावा बहुत सारे न्याय पंचायत है, ये सभी मिलकर डिसेंट्रलाइज का निर्माण होता है। मेजर स्टेप टुवर्ड्स टू डिसेंट्रलाइज was taken in 1992. The constitution was the amendment to make the three tier of democracy more powerful and effective. तो आज हमने फेडरलिज्म पढ़ाया, आप लोगों ने समझा, तो कुछ होमवर्क भी दिया जा रहा है कि आप लोग इस होमवर्क को अच्छी तरह से करिए और फेडरलिज्म संघवाद को अच्छी तरह से समझकर उसका क्वेश्चन आंसर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।